हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। होपफुली आप सब बहुत अच्छे होंगे। बेटा, अब तक एटॉमिक स्ट्रक्चर में आपने जो कुछ स्टडी करा उसमें मेन रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल, जिसकी अपनी कुछ लिमिटेशंस थी, जिस वजह से हमने उसको डिस्कार्ड करा, या उसकी जो लिमिटेशंस थी उनकी एक्सप्लेनेशन स्टडी की। तो बाद में हमने देखा कि बोहर्स एटॉमिक मॉडल डेवलप हुआ, विच वाज मेनली बेस्ड ऑन द प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी, जिसकी हेल्प से आपने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी की जो लिमिटेशंस थी, लाइक ब्लैक बॉडी रेडिएशन, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, उनको एक्सप्लेन करा। बट बेटा, आप सभी जानते हो कि जो बोहर एटॉमिक मॉडल था उसमें हमसे कहा गया कि न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के अराउंड इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है सर्कुलर ऑर्बिट में, और वो जो सर्कुलर ऑर्बिट्स हैं, ठीक है, उन ऑर्बिट से रिलेटेड जो एनर्जी है या मोमेंटम है वो फिक्स्ड है, कांस्टेंट है। हमने इन कुछ चीज़ों को कंसीडर करके कुछ डेरिवेशंस निकाले। बोहर्स एटॉमिक मॉडल में उसकी जो ऑर्बिट है उसकी एनर्जी क्या है, रेडियस क्या है, न्यूक्लियस से डिस्टेंस क्या है, और जो इलेक्ट्रॉन उसमें रिवॉल्व कर रहा है उसका एंगुलर मोमेंटम क्या है, वेलोसिटी क्या है। बट आप सभी जानते हो बोहर्स एटॉमिक मॉडल इज नॉट अ फाइनल एटॉमिक मॉडल, बिकॉज it is true only for single electron species, that is for hydrogen, or hydrogen like species, that is those which have only one electron in their atom or ionic form, like lithium 2 plus, helium plus, etc. ठीक है। हालांकि बोहर्स एटॉमिक मॉडल काफ़ी हद तक सक्सेसफुल रहा टू एक्सप्लेन स्टेबिलिटी ऑफ द एटम, line spectrum of hydrogen, which were the major drawbacks of the Rutherford atomic model. But हमने देखा कि ये एटॉमिक मॉडल सिर्फ हाइड्रोजन के लिए ही एप्लीकेबल हो सकता है, ठीक है, बाकी किसी और एटम के लिए एप्लीकेबल नहीं है। बट एज यू नो वी आर स्टडिंग स्ट्रक्चर ऑफ एटम्स, सो कुछ फर्दर डेवलपमेंट्स हुए बेटा, और उस फर्दर डेवलपमेंट में देखा गया कि जैसे कोई एनर्जी प्रोपोगेट करती है, एनर्जी मूव करती है, रेडिएशंस ट्रेवल करते हैं, उनमें डुअल नेचर होता है अकॉर्डिंग टू द प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी। दैट मीन्स वेव्स आल्सो हैव पार्टिकल नेचर, that is the quantum or photons, we study already. Similarly, whenever any particle is in motion, अगर कोई पार्टिकल मोशन में है, मूवमेंट में है, काइनेटिक एनर्जी में है, then it will also have some wave character. It is studied by some number of experiments, ठीक है। Name of the experiment I will discuss later, but the main concept जो आपको मैंने ये बताया, ठीक है, इस पे बेस्ड एक न्यू एटॉमिक मॉडल को डिजाइन करा गया, that is known as quantum mechanical model. It is also known as wave mechanical model. So the development of quantum mechanical model or wave mechanical model basically was based on the fact that when particle is in motion, then it has both particle as well as wave nature, that is dual nature of particle. So let's see, first of all we have to understand what is the basic difference between particle and waves. मतलब पार्टिकल किसे कहेंगे, वेव्स किसे कहेंगे, और पार्टिकल और वेव्स में क्या कोई डिफरेंस है, और डिफरेंस है हाउ कैन यू डिफरेंशिएट, देखना। जैसे मैं आपको कहूँ दिस इज द मार्कर, वी कैन से दिस इज मेड अप ऑफ पार्टिकल्स, एटम्स, मॉलिक्यूल, कंपाउंड्स। अगर मैं इसको कहीं पर रख दूँ, मान लीजिए मैंने यहाँ रख दिया, ठीक है, इट विल ऑक्यूपाई सम स्पेस। अगर मैं एक और पार्टिकल रखूँ यहाँ पे सेम साइज का, तो क्या एक ही स्पेस में दो आ सकते हैं, तीन आ सकते हैं? नहीं आ सकते ना, दोनों को अलग अलग स्पेस की जरूरत पड़ेगी। मैटर यही चीज़ है, पार्टिकल यही चीज़ है। पार्टिकल लोकलाइज्ड होते हैं, पार्टिकल्स अपना खुद का स्पेस ऑक्यूपाई करते हैं, और अगर वो उन्होंने स्पेस ऑक्यूपाई कर लिया तो उनकी जगह कोई दूसरा पार्टिकल उस स्पेस में साइमल्टेनियसली ऑक्यूपाइड नहीं होगा। जबकि वेव्स में ऐसा हो सकता है, वेव रन कर रही है किसी मीडियम में, उसी मीडियम में, उसी जगह पे, उसी के साथ साथ एक दूसरी वेव भी प्रोपोगेट कर सकती है, ठीक है। डू यू हर्ड अबाउट ऑर्केस्ट्रा? डू यू हर्ड अबाउट म्यूजिक ऑन रेडियो और टेलीविजन? क्या कॉन्सेप्ट है, कहीं दूर ट्रांसमीटर लगे हैं, वहाँ से रेडियो वेव्स और रेडियो सिग्नल्स के थ्रू आप तक आवाज़ आ रही है, अब उस आवाज़ में, म्यूजिक में गिटार भी बज रहा है,
वायलिन भी बज रहा है, साउंड ऑफ द या म्यूजिक ऑफ द सिंगर वॉइस भी आ रही है. मोर देन वन वेव्स, ऑल दीज आर द वेव्स, साउंड वेव्स, ऑल दीज वेव्स कम टुगेदर at a time simultaneously, can travel in the same space. So there is a basic difference, can be asked in subjective. What's the difference between wave and particle? Particles are what? It can be localized, इनमें mass होगा. A particle occupies a well defined position or location in space. This is the concept of matter. You know, matter occupies space. But if we talk about waves, waves is spread out in space, delocalized in space. Waves तो जैसे फैल जाती हैं, ये सन रेज में फैल गई, ठीक है, ये अपनी पोजीशन को delocalized भी करती रहती है. कभी आपने देखा है जैसे पॉन्ड है, तालाब पॉन्ड या पानी भराओ, ठीक है, आप एक स्टोन उठाइए, पत्थर फेंक दीजिए. जैसे ही आप उसमें पत्थर फेंकोगे पानी में, तो जहाँ पे पानी में पत्थर गिरेगा स्टोन, वहाँ पे कंसेंट्रिक व्हील्स, कंसेंट्रिक सर्कल्स बनने शुरू हो जाएंगे फ्रॉम दैट स्पेस टू द सोर, और धीरे धीरे वो फैलते चले जाएंगे, ठीक है, चारों तरफ मूवमेंट होगी पार्टिकल्स की. बात समझ आ गई? सो वेव्स कैन बी स्प्रेड आउट फ्रॉम वन स्पेस टू अनदर स्पेस. ओके, डीलोकलाइज्ड हो सकते हैं. हाँ, कुछ वेव्स ऐसी भी है जिनमें मास और एनर्जी दोनों हो सकती है, जो उनके मास को या एनर्जी को डीलोकलाइज्ड कर सकते हैं. सो लेट्स से दीस आर द पॉइंट्स, और आप इसमें एक रिकैप करिए और देखिए जरा पॉइंट्स रीड करिए. इन पॉइंट्स को रीड करके देखिए तो आप देखोगे, a particle occupies a well-defined position, waves no definite position. In the single space, more than one waves can be there. Waves can be spread out in all directions. When a particular space is occupied by one particle, then you know, same place cannot be occupied by other particles simultaneously. But waves can, two or more waves can coexist in the same region. For example, suppose this is the one wave having amplitude A1. Suppose this is the another wave having amplitude A2. ये टू वेव्स है, अलग अलग जा रही हैं. अगर ये एक साथ एक ही मीडियम में होंगी तो फिर ये आपस में सम ऑफ हो जाएंगी, ठीक है. दोनों वेव्स आपस में सम ऑफ हो जाएंगी. हो सकता है दोनों वेव्स पहले इंडिविजुअल वेव्स से लार्जर हो जाए. बात नहीं करो, दोनों वेव्स इंडिविजुअल लेवल से लार्जर हो जाएंगी. इनका जो नया एम्पलीट्यूड है A1 प्लस A2 हो सकता है, और हो सकता है ये आपस में ऐसे कंबाइंड हो कि आफ्टर कॉम्बिनेशन एक दूसरे को मिनिमाइज कर दें. मतलब जो नया एम्पलीट्यूड है वो दोनों का डिफरेंस हो सकता है. This phenomena, combination of waves or rays phenomena, is known as interference. Interference, and this phenomena never be take place in case of particles. ये waves में ही हो सकती है. Resulting two or more waves can coexist in same region, same space, that is interface, and by interface their resulting size may be larger or may be smaller. When two waves propagate in the same medium, combine together in such a way so that the resulting wave becomes larger, it is called constructive interference. This is the wave phenomena. ठीक है, कभी आपने देखा हो, जब कभी आप म्यूजिक सुनते हो रेडियो पे, ठीक है, कोई बहुत दूर का स्टेशन हो, तो जो रेडियो वेव्स आती हैं कई बार एक साथ उनकी कॉम्बिनेशन हो जाती है. साउंड एकदम से लाउड हो जाती है, कई बार लो हो जाती है. आजकल वैसे रेडियो तो कोई सुनता नहीं है, बट अगर आप टेलीफोन पे बात कर रहे हो किसी दूर की कंट्री से, अमेरिका से बात करो, कभी देखो आवाज़ रुक रुक के आती है, कई बार वो आवाज़ एकदम से लाउड हो जाती है. दिस इज ड्यू टू जो वेव्स वहाँ से आ रही हैं, रेज आ रही हैं, उनका इंटरफियरेंस हो जाता है. कई बार कंस्ट्रक्टिव मतलब समअप हो जाता है, और कई बार डिस्ट्रक्टिव हो जाता है. ओके, सो दिस इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन पार्टिकल एंड वेव नेचर. टोटल स्पेस ऑक्यूपाइड बाय पार्टिकल, अगर मैंने कहा ये दो पार्टिकल हैं,
इन दोनों ने जो टोटल स्पेस ऑक्यूपाई करा है, इन दोनों के इंडिविजुअल स्पेस का सम होगा हमेशा। बट इन केस ऑफ वेव ये जरूरी नहीं है। अगर ये एक वेव है, ये दूसरी वेव है, तो हो सकता है ये दोनों ही वेव्स सिंगल स्पेस में आ जाएंगी। ठीक है, वहां पे स्पेस सम ऑफ होना जरूरी नहीं है। ठीक है, रिजल्टेंट वेव्स कैन बी लार्जर और स्मॉलर भी हो सकती हैं, और ये वेव फिनोमेनास को फॉलो करेंगी और ये वेव फिनोमेनास को फॉलो नहीं करेंगे। सो अल्टीमेटली वी कैन से पार्टिकल रिलेटेड विद द मैटर एंड वेव्स रिलेटेड विद द एनर्जी और रेडिएशंस। अंडरस्टैंड? नाउ इसी में बेटा एक और डिफरेंस आपको आना चाहिए। जब हम बात करते हैं वेव्स की, कि वेव्स क्या है, तो बेटा वेव्स टू टाइप्स की हो सकती है जो हम स्टडी करते हैं जनरली। These waves may be electromagnetic waves या electromagnetic waves, और यही waves हो सकता है we talk about matter waves। Two types की waves हो सकती है। So another question can be asked, what are the difference between electromagnetic waves and matter waves? Electromagnetic waves, we study in the electromagnetic wave theory in detail. These waves associated with the electric field and magnetic field acting perpendicular to each other, as well as perpendicular to the direction of propagation, जब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स चलती हैं तो इनके साथ इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक फील्ड दोनों होते हैं, मैंने आपको पहले भी बताया था, और वो 90 डिग्री पे एसोसिएटेड होते हैं, प्लस इनकी जो डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन होगी वो इन दोनों के परपेंडिकुलर होती है। इनके साथ कोई इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड एसोसिएटेड नहीं होता। Do not have any electric field and magnetic field associated with them। इनके साथ कोई इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड एसोसिएटेड नहीं होता। These rays, electromagnetic waves, do not require any medium for their propagation, but matter waves require medium for their propagation। ये मीडियम में ही ट्रेवल करेंगी। दैट मीन these waves can travel in vacuum also। ये वैक्यूम में चल सकते हैं, ठीक है, और ये कैन नॉट ट्रेवल इन वैक्यूम। ये वैक्यूम में ट्रेवल नहीं कर सकते। Electromagnetic radiations travel with the speed of light, and these are the matter waves, material waves. Their speed is always very much less, never travel with the speed of light. Their wavelength, frequency, wave number, all can be determined by the relation c is equal to nu into lambda। इनकी स्पीड ऑफ लाइट है, जबकि इनकी स्पीड फाइंड आउट करने के लिए हमें डी ब्रोगली कंसेप्ट पढ़ना पड़ेगा। इनकी वेवलेंथ लैम्डा इक्वल टू एच ओवर एम इंटू वी से फाइंड आउट होगी। दीज आर द मटेरियल वेव्स। आगे बात समझ में? सो दीज आर द मैटर वेव्स एंड इनकी स्पीड कम है, इनकी स्पीड ज़्यादा है। ये किसी मीडियम की जरूरत नहीं, वैक्यूम में ट्रेवल कर सकते हैं, वैक्यूम में ट्रेवल नहीं कर सकते। ये मैटर वेव्स हैं, साथ में मास एंड एनर्जी दोनों प्रोपोगेट करते हैं, जैसे साउंड वेव्स। जैसे मैंने आपको पत्थर वाली बात कही कि अगर आपने तालाब में पत्थर फेंक दिया पानी में, तो वहाँ से जो डिस्टर्बेंस जनरेट होगा दैट इज़ द मटेरियल वेव। उसमें देखो मास भी डिलोकलाइज्ड होता है और एनर्जी भी ट्रांसफर हो रही है फ्रॉम सेंटर टू द साइड्स। ओके, सो watch out this basic difference between wave and particle and matter waves and electromagnetic waves. Now, development of quantum mechanical model
which is also known as wave mechanical model, basically is based on following two concepts. This model is based upon following two concepts. First one, dual nature of particle. Dual nature of particles given by de Broglie concept, and second one, Heisenberg's uncertainty principle. जो नेक्स्ट मॉडल है बोर के बाद क्वांटम मैकेनिकल मॉडल, ये इन दो चीजों पे बेस्ड था. सो व्हाट इज द डुअल नेचर ऑफ पार्टिकल गिवन बाय ड्रू ब्रोगली? Dual nature of particle or particles. This is the de Broglie's concept. ठीक है, बेटा डी ब्रोगली कंसेप्ट के अकॉर्डिंग जब कभी कोई पार्टिकल जिसका मास m है किसी स्पीड से ट्रेवल करता है, जब कभी कोई पार्टिकल m किसी स्पीड v से ट्रेवल करता है, तो ये कहते हैं पार्टिकल तो है ही, इट्स अ पार्टिकल, इट मस्ट हैव वेव नेचर आल्सो. दैट मीन्स इट possesses some wavelength called dual. Dual का मतलब है both particle as well as वेव नेचर, ये दोनों नेचर होने जरूरी है. ठीक है, सो यू नो इफ दिस पार्टिकल मूव विद द वेलोसिटी v, तो इसकी कुछ एनर्जी होगी, एनर्जी दैट इज द हाफ एम वी स्क्वायर. काइनेटिक एनर्जी से चलेगा तो ये इसके पास काइनेटिक एनर्जी होगी. बेटा आपने फिजिक्स में पढ़ा है, according to Einstein equation, energy should be equal to mc square, but this equation is applicable only when a particle moves with the speed of light. E is equal to mc square. ठीक है, और अभी अभी आपने प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी में पढ़ा है कि अगर कोई पार्टिकल है जिसमें मास नहीं है तो उसकी एनर्जी h न्यू या फिर hc ओवर लैम्डा होना चाहिए. अगर आप इन दोनों इक्वेशंस को इक्वेट करो, then you get mc square is equal to hc over lambda, and from here you get lambda is equal to h over m into c, where c is the speed of light. But if particle move with the speed v, so you can replace v, it is lambda is equal to h over m into v. M is the mass of the particle, v is the speed. That means we can say by this equation we can find out the wavelength of the particle. We can find out wavelength of the particle having mass m, travel with the speed v, lambda is equal to h over m into v. This is called de Broglie's equation, and it indicates that dual nature of particle. So what is the statement of de Broglie concept? We can say when a particle of mass m travel with some speed v has both particle as well as wave nature. Particle as well as wave nature. And the wavelength of the particle is found to be reciprocal of the linear momentum. M into V is known as linear momentum. यहाँ से आप कह सकते हो कि wavelength of such particle is reciprocal to the linear momentum. Numerical can be solved out by this equation where h is the Planck constant. H is the Planck's constant. Okay. Now you should understand this concept can be applied in all type of matter or materials, but
it has only physical significance for microscopic particles, small size particles. If we have to find out wavelength of the moving electron, moving proton, moving neutron, like small particles, microparticles, then we can find out the wavelength of a small particle with the help of this concept. But this concept can be applied in all type of materials. Okay beta? So this is the de Broglie concept. De Broglie concept का जो main outcome है, this is this one. Wavelength of the particle is the reciprocal to the linear momentum of the moving particle. It is m into v. Kinetic energy half mv square. We can relate this one with the kinetic energy also and find out the numericals on the basis of this concept. Okay, so just try to solve all these questions based on this concept. Lambda is equal to h over mv, and mv can be find out from here. Kinetic energy is equal to half mv square. Okay, thank you, thanks a lot. अगर कोई यहाँ पे आपको डाउट्स आते हैं न्यूमेरिकल्स ट्राई करिए, देन यू कैन आस्क मी. ओके.